आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास का एक चैप्टर लेसन 11 पढ़ेंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सविनय अवज्ञा और उससे आगे क्या क्या परिवर्तन हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सबसे पहले कि राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए जब इटली का निर्माण की बात करें तो उसमें हम लोग गैरिबाल्डी का नाम लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता का बात करते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन का। वियतनाम के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का संघर्ष को हो ची मिन्ह के साथ जोड़कर देखते हैं तो महात्मा गांधी को भारत से जोड़कर देखते हैं। और महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता भी माना गया है क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थी, तो उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं होगा। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृक्ष उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा ही बनाया जाता है। इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ेंगे 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज हुआ था। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्क के बारे में भी बताता है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को और जानते हैं। यहाँ देखिए आपका दिखाया गया एक जन आंदोलन का फोटो दिया गया है, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये कब का है तो मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे का एक सीन है। इसमें महात्मा गांधी अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पहले, मतलब मार्च 1930 में क्या यात्रा शुरू हुई थी, नमक यात्रा की शुरुआत हुई थी, मतलब नमक बनाने की शुरुआत हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये विदेश में 2 दशक मतलब 20 साल, दशक मतलब होता है 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आई और इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने कहाँ बिताया तो दक्षिण अफ्रीका में बिताया। अब एक क्वेश्चन ये भी आपका कभी कभी आ जाता है कि प्रवासी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो गांधी जी जिस दिन भारत आए थे उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। इस दिन को हम लोग किस दिन के नाम से मनाते हैं, प्रवासी दिवस, जिसको बहुत सारे लोग एनआरआई डे भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग, एनआरआई डे, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था, वहां भी वकील बन गए थे और बाद में इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता भी ये बन गए, ध्यान रखिएगा। प्रवासी दिवस था लिखा हुआ। अब क्या आता है, जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवन ने सेन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अनुसार कहा गया कि गांधी जी को महात्मा बनाया गया दक्षिण अफ्रीका के जरिए। तो इतिहासकार चंद्रन देवने सेन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, क्योंकि अपना नाम में कोई महात्मा लेके तो पैदा नहीं होता, या ऐसा नाम मम्मी पापा तो नहीं रखते। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया, उच्च जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार की चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत, जब वे 1893 में यहाँ से गए थे, तब के समय से काफी भिन्न था, मतलब काफी परिवर्तन हो गया। कितना साल हो गया था, 15 और 7 22 साल। तो 22 साल के बाद कोई आएगा तो बहुत बदलाव हुआ तो दिखेगा ही, ऑब्वियसली वाली बात है। लेकिन फिर भी यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर दिया। आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को भी जन्म दिया। कौन कौन से थे प्रमुख नेता, ये एकदम रट लीजिएगा। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों का मूल निवास बहुत दूर था। आप सोच सकते हैं, एक कहाँ हो गया महाराष्ट्र का, दूसरा हो गया आपका बंगाल का और तीसरा हो गया आपका पंजाब का। लेकिन फिर भी तीनों का नाम जब भी लिया जाता था तो साथ में ही लिया जाता था। क्या क्या नाम से, लाल, बाल और पाल के नाम से लिया जाता था। अब आता है कुछ इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति क्या हुआ लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों
का एक समूह था जो एक कर्मिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। मतलब काफी कुछ बदलाव की बात की जा रही थी। तो गांधी जी के बारे में अब तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि गांधी जी कब भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कितना साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए? तो 20 साल बिताए। हाँ 20, अच्छा 22 साल, 20-22 साल लगभग बिताए हुए। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और एक चीज ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो गांधी जी की तरह मुगल गुजराती मूल के, गांधी जी की तरह क्या थे ये? गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। उसका नाम आया मोहम्मद अली जिन्ना का। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी वे मिले। वे कौन थे? तो गुजराती मूल के थे, मतलब गुजरात के रहने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। और वे भी क्या थे? प्रशिक्षित वकील थे। अब आता है गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। गोखले ने क्या बोला कि देखो गांधी, अगर तुमको पूरा चाहिए कि भाई नेता बनना है, थोड़ा बढ़िया डिटेल जानना है भारत के बारे में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले 1 साल घूमना पड़ेगा, तब तुमको भारत के बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने इनको सलाह दी कि 1 साल तुम घूमो, यहाँ के लोगों को जानो, उनकी परेशानियों को समझो। देखो पहले महात्मा गांधी कैसे दिखते थे, एकदम शर्ट पैंट कोट बूट चढ़ा करके बैठते थे। बाद में वो जो है अपना पूरा ड्रेस चेंज कर दिया, धोती कुर्ता पे आ गए थे। ये कब का फोटो है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी का फरवरी 1908 का फोटो है। ठीक है, और ये सब फोटो देखते चलिएगा, अभी उससे कोई फायदा नहीं होगा, बाद में आपको फायदा होगा, कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तब। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब आता है इनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई थी? फरवरी 1916 में हुई। पहली सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। अब आता है महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। अब देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का नाम आप लोग सुने ही होंगे। इसका स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ। उसी टाइम महात्मा गांधी सबसे पहली बार लोगों के सामने पब्लिकली आए थे। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्ति में वे कौन थे? राजा थे, क्योंकि आप लोग को पता है इसके पिता जो है दीवान थे। ठीक है, तो दीवान के बेटे थे तो राजा ही इनको कहा जाएगा। ये राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया गया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। गांधी जी को यहाँ पर कोई नहीं जानता था। उन्हें यहाँ भारत के अंदर प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था कि भाई एगो आदमी है गुजरात का, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए उसको इन्वाइट कर दो। उस वक्त महात्मा गांधी को यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था। कब? 1915 की बात है ये। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई, उन्होंने मजदूरों गरीबों की ओर ध्यान न देकर भारतीय विशिष्ट वर्गों के को आड़े हाथ दिया। उन्होंने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे सवरी भद्र जनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। मतलब उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर धनी लोग तो बहुत पधारे, लेकिन गरीब लोग यहाँ पर एक भी नहीं है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त न कर दें कि भैया हम तो बड़ा आदमी है, हम तो आगे वाला कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर लेकर के चलना है। और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था। यह माना गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर माना गया, क्योंकि यह भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने में सुर से सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को कहा कि भैया किसानों और कामगारों की याद दिलाना सुना, जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। तो यहीं पर सबसे पहले गांधी जी का पहला भाषण हुआ था। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। ये तो पहले भी लगा चुके हैं कि भाई गांधी जी कब बोले थे सबसे पहली बार? फरवरी 1916 में। डेट देखिए नीचे में नहीं दिया हुआ है, बस फरवरी 1916 बोला गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसी
विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था, लेकिन दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मनता को भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों, तो इसमें ये सारा चीज बताया गया कि किस प्रकार सभी को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए, उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर तब मिला जब दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज के नील उत्पादक द्वारा किसानों के प्रति दिए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। किसी को याद है वो कौन सा किसान था? उस किसान का नाम क्या था? पढ़ाएं आप लोग को। आप लोग का इंग्लिश का एक टॉपिक था फ्लेमिंगो बुक का, इंडिगो चैप्टर, उसका यूट्यूब पे अपलोडेड भी है। इंडिगो का चैप्टर में मैंने बताया था राजकुमार शुक्ला नाम का एक पीजेंट था जो गांधी जी के पीछे पड़ा हुआ था कि भाई तुम मेरे यहाँ पर आओ और आकर के थोड़ा सा देखो कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है चंपारण में। उसके बाद वो राजकुमार शुक्ला को बहुत ज्यादा घुमाते हैं, फिर राजकुमार शुक्ला अंत में जो है महात्मा गांधी को अपने यहाँ ले आते हैं चंपारण। फिर चंपारण में बड़ा सा सत्याग्रह होता है और गांधी जी की कहो तो जीत भी हो जाती है। तो ये उसी किसान के बारे में वर्णन है। कौन सा किसान? राजकुमार शुक्ला। आप ही लोग का क्लास का 12 बुक इंग्लिश में दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में मिला। अगले वर्ष यानी 1918 में, देखिए 1917 में वे किसानों के लिए काम कर रहे थे। 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्यों में 2 अभियानों में संलग्न रहे। ये सब चीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में आपका गुजरात का खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जिले पे हुआ था। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर, अब देखिए उसके सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है ये कि अहमदाबाद के श्रम विवाद में हस्तक्षेप करके उन्होंने कपड़े की मिल में काम करने वाले के लिए बेहतर स्थिति की मांग की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। तो मतलब 3 चीज आया। सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद 1918 में ही खेड़ा आंदोलन। 1918 में 2 चीज की, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। देखो ये 3 चीज हुआ था। खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी की एक ऐसी राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। तो ये आपको याद रख लेना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन में उन्होंने क्या किया? फसल चौपट होने पर राज्यों से किसान का लगान माफ करने की मांग की। तो इन सब के बाद गांधी जी गरीबों के लिए काफी उभरे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कब लगाया था? 1914 से 1918 के बीच, और बिना जांच के कारावास की अनुमति भी दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया था। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चला दिया। इसको क्या बोला गया था? रॉलेट एक्ट। कि भैया इसको यह भी बोला जाता है रॉलेट एक्ट के बारे में, बिना अपील बिना दलील का कानून। मतलब बिना अपील बिना दलील का किसी पर उठा के जेल में डाल दो। इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, उठा के जेल में डाल दो। किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। बात समझ में आ गई ना? रॉलेट एक्ट कब हुआ था पास? 1919 में पास हुआ था। गांधी जी ने इसके विरोध में अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर गया था। पंजाब में विशेष रूप से इसका कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष से सेवा की थी और वे अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर दिया गया। यहाँ पर देखिए फिर दे रहा है, जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे तो उनको कैद कर लिया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की स्थिति धीरे धीरे बहुत तनावपूर्ण हो गई। अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे पर पहुंच गई। 1919 में क्या हुआ था? आप लोग सभी जानते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? अप्रैल 1919 में, ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन 1973, ठीक है, हाँ, चमोली जिला में। चलिए आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से भी अधिक लोग मारे गए। यहाँ लेकिन 400 दिया हुआ है डाटा, ये डाटा बहुत बड़ा है क्योंकि बहुतों का काउंटिंग भी नहीं हुआ था उस टाइम में। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग की मांग कर दी। अब रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी क्या हुआ?
काफी ज्यादा फेमस हो गए। और अब इन्होंने असहयोग आंदोलन की प्रयास अभियान की मांग कर दी, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे। उनसे आग्रह किया गया वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय में नहीं जाए। उन्होंने क्या कहा, बच्चों को स्कूल जाने छोड़ दो, टीचर को कहा तुम भी स्कूल जाने छोड़ दो, वकील को कहा न्यायालय जाने छोड़ दो, सारा सरकारी चीज में कुछ भी काम नहीं करो, सरकारी फंडिंग में पैसा आना ही नहीं चाहिए, वहां के लोग लास्ट में अपने ही कम छोड़ करके चले जाएं। यह लगभग कहा कि अगर असहयोग आंदोलन का ठीक ठाक पालन करोगे तो 1 साल के भीतर भारत से ये लोग चले जाएंगे और हम लोग क्या हो गए, स्वराज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कोई भी आदमी कितना दिन तक स्कूल छोड़ सकता है या फिर अपना नौकरी छोड़ सकता है, कुछ टाइम तक, 6 महीना, 1 साल, फिर धीरे धीरे सब जगह कोई आदमी सब जगह जाना शुरू कर दिया। तो असहयोग आंदोलन धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठप पड़ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इन्होंने अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। उसके बाद इन्होंने किससे मिल गए जाकर के, खिलाफत आंदोलन से, मतलब मुस्लिमों से जाकर ये मिल गए। अब आता है एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। एक जो और आपने सुना है असहयोग आंदोलन का समाप्ति, हालांकि गांधी जी भी किया था 1922 में, जब चोरा चोरी नामक स्थान पे 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। गांधी जी ने यह आशा भी की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय आपस में मिल जाएंगे, कि भैया असहयोग आंदोलन भारत हिंदू का, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम का, दोनों को मिला तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा। तो इस बात का भी वे ध्यान दे रहे थे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई की बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत से बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे क्या किए, स्कूल जाना छोड़ दिए, वकील अदालत जाना छोड़ दिए। कई कस्बों और नगरिकों में श्रमिक वर्ग भी हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में सिर्फ 396 हड़ताल हुई थी, जिसमें 6 लाख श्रमिक थे और 70 लाख कार्य दिवसों का निवास हुआ, मतलब नुकसान हुआ था। 70 लाख कार्य दिवस, मतलब इतना दिन तक कोई आदमी काम पर ही नहीं गया था, इतना दिक्कत हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना कर दी। अवैध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया कि हम लोग अधिकारी का सामान नहीं ढोएंगे। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। मतलब काफी कुछ बदलाव हो रहा था और असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करके कार्रवाई की, कि अपने हिसाब से सब कोई असहयोग आंदोलन को देख रहा था। ये नहीं कि तुम बोला तेरे बात मानेंगे, कुछ कुछ अपना भी नियम लगा देता था ये लोग। अब देखो, महात्मा गांधी की अमेरिकी जीवन लेखिकी लुई फीसर ने लिखा है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के ही एक युग का नाम है। कि असहयोग जो है महात्मा गांधी और भारत दोनों से जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी है, एक नाम आया लुई फीसर। एक राइटर नहीं है, बहुत सारे राइटर है जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है लुई फीसर का। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक रहा। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्वअनुशासन आवश्यक है। देखो अब 3 वर्ड आए यहाँ पे। प्रतिवाद, किसी के आगे बात करना प्रतिवाद कहलाता है। परित्याग, छोड़ देना परित्याग होता है। और स्व अनुशासन मतलब खुद का ध्यान रखना, खुद को अनुशासित करना। अब देखो 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। 1857 का विद्रोह आप तो सुने ही है, पढ़े भी होंगे। 1857 का विद्रोह काफी बड़ा था, व्यापक पैमाने पर फैला हुआ था। और इसके बाद पहला बार ऐसा हुआ कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। लेकिन देखो आगे चल के क्या होता है, फरवरी 1922 ईस्वी में किसानों के एक समूह ने चोरी चोरा नामक एक स्थान पर क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में आक्रमण करके आग लगा दी, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी मारे गए। और हिंसा की इस कार्रवाई के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब आता है असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया और स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारी को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और गांधी जी को भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कब, 1922 में। ये सब डाटा अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है कि कब किसको गिरफ्तार किया गया था। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाली, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ गया। जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की थी, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा
कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। ठीक है, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों के दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में भी जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपके उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि लेकिन गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी को 6 वर्ष का जेल का सजा सुनाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त कराना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। मतलब इसका तारीफ मतलब भारत के लोग नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स भी लोग करते थे, जो इसको सजा देने वाले 6 साल का वो कर रहे थे। तो सोच सकते हैं आप गांधी जी की महानता कितनी थी। तो आप लोग कॉपी पर बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जज ने क्या क्या कहा था इसके बारे में है। अब आता है जन नेता। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, अब यह व्यावसायिक और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें महात्मा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे और उनकी तरह रहते थे और उनकी भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनमें समानुभूति रखते थे और उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर देते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती पहनते थे। मतलब ये सभी लोगों से भिन्न माने जाते थे कि भाई नॉर्मल कपड़ा पहनता है, धोती गमछा पहनता है, सब कोई पहन सकता है। इसी बीच प्रत्येक दिन का वो कुछ हिस्सा क्या करते थे, चरखा जलाया करते थे और अन्य राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जबकि पहले सूत कटाई का काम क्या होता था, छोटा जात का लोग करता था। तो बोला कि नहीं देखो ये चीज नहीं है, सब कोई सूत काट सकता है, हम भी देखो काटते हैं, सूत काटते हैं। तो ये सब चीज आपका दिया हुआ है। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गए। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। अब आते हैं चरखा। तो इस चरखा के बारे में भी दिया हुआ है। महात्मा गांधी आधुनिक युग थे जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था, इसके घोर आलोचक थे। उन्होंने कहा कि भैया चरखा क्या है, मानव समाज का प्रतीक है। चरखा चलाना एक अच्छा बात है और अधिक चरखा यदि आप चलाते हैं तो गरीबों को पूरक आमदनी भी मिल जाएगा, वह स्वावलंबी बन सकता है, इसलिए चरखा चलाना चाहिए। ये बोलते हैं मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है, यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी से है। यह तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर ना फेंक दिए जाए। मतलब कि भैया अगर चरखा चला करके कोई कमा रहा है, सबको इनकम हो रहा है, देखो मशीन बड़ा सा ले आए तो मेरा मालिक कमाएगा, बाकी लोग कमा सकता है नहीं। तो इसलिए ये इसको बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ये छपा कब है, यंग इंडिया 13 नवंबर 1924 को। अब देखिए अगला है आपका इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश किया। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषण के दौरान कैसा माहौल होता है, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट लिखी थी। भटनी भटनी एक जगह का नाम है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चौरा और कुशमही स्टेशन पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे, जो महात्मा जी कुशमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच में स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे जो किससे मिलने आए थे, महात्मा गांधी से। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोगों को रोते हुए भी देखा गया। देवरिया में गांधी जी को भैनी देना चाहा, भैनी मतलब भेंट, दान देना चाहा, किंतु उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चोरी चोरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपए और सिक्कों की बारिश होने लगी कि भाई महात्मा गांधी जो है हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जितना भी खर्च होता है राष्ट्रवादी का
उसको लेकर के सबको ही अकूत दाम देना शुरू कर दिए। यह दृश्य था, गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ ही समय में उनके दर्शन भी कर लिए। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा मतलब फेमस होगा, जो कि लोग उसके ऊपर पैसा नहीं एकदम बरसाना शुरू कर देता था बहुत ज्यादा। गांधी जहां भी गए उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैला दी गई। कुछ स्थानों पर उन्हें राजा द्वारा किसानों की दुख तकलीफ में सुधार के लिए भेजा गया, बोला कि भैया ये राजा के द्वारा इसको भेजा गया है दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देश को अस्वीकृत करने की शक्ति है। अन्य स्थानों पर यह भी दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है, या अंग्रेज बादशाह से भी ज्यादा इनके पास शक्ति है, बहुत पावर है, पावरफुल आदमी है ये। इसके आने से औपनिवेशिक शासक भाग जाएंगे। और कहा जाता था कि गांधी जी का अगर कोई विरोध करता है तो उनको भयंकर परिणाम होगा। जैसे कि कहा गया कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर राष्ट्रात्मक रूप से गिर गए, उनकी फसल चौपट हो गई। अब जैसे मान लेते हैं एक दिन हुआ क्या, चंदा के पास कोई गया और जाकर के आशीष सर का पूरा शिकायत करना शुरू कर दिया। अब चंदा बोली तुम आशीष सर का शिकायत करोगे, बहुत खराब होगा। संजोग कुछ ऐसा हुआ, अगला दिन क्या हुआ, उसका घर में आग लग गया। अब चंदा और वो आदमी दोनों मिलकर, हरी बाप गलती से आशीष सर के खिलाफ नहीं बोलना, क्या पता आग वाग लग जाएगा। एक और कोई लड़की बोली वो कुआं में गिर गई। एक दिन एगो और कोई लड़का बोला वो बाइक से एक्सीडेंट होकर के पूरा चोटरा चूर हो गया। तो भाई सर आशीष सर के बारे में कुछ खराब बात नहीं बोलना है। इस तरह करके महात्मा गांधी को एकदम महान बना दिया गया कि भाई उसका खिलाफ तो कुछ बोलना ही नहीं, वो तो महात्मा है, उसके खिलाफ कुछ भी कोई नहीं बोल सकता था, या बोलेगा तो खराब हो जाएगा। बहुत सारे जगह पर लोग उसको गांधी बाबा, गांधी महाराज, समान महात्मा, इन सब नामों से इसको पुकारने लगे। अब देखो एक और कहानी भी यहाँ पर दिया हुआ है, पारंपरिक, चमत्कारिक और अविश्वसनीय। जैसे बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने में, जहां गुड़ का उत्पादन होता था, में गन्ने के रस से बड़ा हुआ कढ़ा उबलता हुआ दो भाग में टूट जाएगा। और संजोग कुछ ऐसा हुआ कि कढ़ैया विचवन दो भाग में टूट गया, जबकि कढ़ाई टूटता है क्या, नहीं, संजोग था टूट गया। आजमगढ़ के किसान ने कहा वह महात्मा जी की प्रामाणिकता को तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं अपने आप ऑटोमेटिक तिल में बदल जाए। आज जादू देखो हो भी गया, गेहूं तिल बन गया। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बट कहावत ऐसा फैल गया था कि भैया महात्मा गांधी जो बोलेंगे सो हो जाएगा। अभी जैसे बाबा बागेश्वर का है ना, तो नहीं होगे तुम लोग कि बाबा बागेश्वर जो बोलते हैं वो सब सच हो जाता है। लेकिन एक रियलिटी में आप लोग सोचिए, अगर बाबा बागेश्वर जो बोलते हैं सच हो जाता है, तो इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, बाबा बागेश्वर को पहले बता देना था क्या रे देखिए वहां पुला जेते उनको खोली दिल छो तो जब पटरिया टाइट करनी, और नहीं तो ट्रेन आते एक्सीडेंट हो तो ढेरी आदमी मर जाते क्या भाई। भाव सब खाली कहने का, तुम लोग आओ ना देख करके बता देंगे कौन कितना पढ़ने में तेज है। हमको जिसका लूर है हम उसका बता सकते हैं, उसके बारे में पूरा अध्ययन किया है, पढ़ा है जो चीज के बारे में, तो बता देता है। अभी तुम लोग आते हो देख करके ही, तुम लोग का चेहरा देख के कोई टीचर बता देता है कहीं पढ़ने में तेज होगा, ये 1 नंबर का लोफर होगा, ये ऐसे होगा, बता देता है ना। बस वही कहानी है। तुम लोग जिस दिन कुछ कांड करके जाओ ना, मम्मी तुरंत बोलेगी अच्छा आज ट्यूशन नहीं गल चली, रास्ता में घूरी गल चली तो नहीं। तो ये सब होता है थोड़ा सा, नहीं ये वास्तव में होती है। तो देखिए इसमें बस बताया गया है कि महात्मा गांधी जो है अपने व्यापारी जाति से क्या थे, अपना व्यापारी थे और पैसे से वकील भी थे, और इनका जो है बिहेवियर दूसरों से बहुत ज्यादा अच्छा होता था, तो फलस्वरूप लोग भी इनके साथ अच्छा बिहेव करते थे। अब इसके अलावा है महात्मा गांधी को जब का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था भारतीय राजनीति के संदर्भ में, तो बिना किसी पूर्वोद्धारण की यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई सारी शाखाएं खोली गई। अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस का नया शाखा खोला तो सबसे पहली बार कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की कई सारी शाखाएं खोली गई। शाखाएं मतलब जैसे मान लेते हैं अभी मेरा एक ही चलता है राज कोचिंग सेंटर, मान लेते हैं 2019 में स्थापित हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, एगो चल गए, एगो राखी का घर में जाके खोल दिए, एक ब्रांच वहां हो गया। अभी फिर कहीं और गए, वहां पे एगो ब्रांच खोल दिए, तो उसी को बोला जाता है शाखाएं। तो कांग्रेस की कई सारी शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवादी देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया।
अब इसमें कई सारे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक अछूत थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति भी शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी समझ ली कि जो उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएगी। जीडी बिरला, बिरला कंपनी जानते हैं, बहुत फेमस भी है, आपका सीमेंट वगैरह बनाने का काम करती है। जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि कुछ ने मौन तौर पर किया, मतलब कि सबके सामने नहीं आए कि भाई हाँ ठीक है समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपति के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी भी थे कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, गरीबों का सपोर्ट करते हैं, वो लोग के लिए काम करते हैं, वो लोग के लिए समय बढ़वाने देते हैं कि भाई आप लोग को वेतन ज्यादा मिलना चाहिए, समय कम देना चाहिए कहीं पर भी काम करने में। तो मिल मालिक लोग तो गुस्सा ही हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था कब, 1918 में। महात्मा गांधी उसको सपोर्ट किए थे कि भैया ये लोग को वेतन थोड़ा अधिक मिलना चाहिए, काम का टाइम जो 12 घंटा है उसकी जगह सबको 10 ही घंटा खटवाना चाहिए। तो मेन जो मालिक है वो तो गुस्सा होगा ना इसके प्रति। तो कुछ ऐसा भी सीन चल रहा था। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर भी निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इसमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी भी शामिल थे। तो आज ये पेज 9 तक करते हैं इस पार्ट 1 में। अगले पार्ट में आपको इसका अगला मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।